नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मॉडल यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी की क्लास। पिछली वाली जो क्लास थी उसमें हमने बात किया था विस्तृत रूप से अनुच्छेद 19 के बारे में। इस क्लास में हम उससे आगे बात करेंगे और देखेंगे कि अनुच्छेद 20 क्या है गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार, या क्या है किसी के दोष सिद्धि का अधिकार, उसमें क्या छूट मिली हुई है लोगों को, क्या सुविधाएं हैं, उन सब पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अनुच्छेद 20 पर। ठीक है, अनुच्छेद 20 का जो विषय वस्तु है पहले उसको समझते हैं। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। थोड़ा समझिए ध्यान से, ये जो लैंग्वेज है ना, ये संस्कृत के श्लोक से ज़्यादा कठिन है, तो इसको ध्यान से आपको समझना होगा। ठीक है, हालांकि मेरा काम यही कि मैं आपको समझाऊं, तो मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो बात लिखी गई है, जो पहला पैरा मैंने आपको बताया, उसमें ये लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को आप तब दोषी ठहरा सकते हैं जब उस वक्त जो नियम कानून है उसमें किसी का उसने जो है उल्लंघन किया हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे वर्तमान में ये नियम है कि यदि आप किसी की हत्या करते हैं तो आपको धारा 302 के तहत सजा हो सकती है। जो भी सजा है, उम्र कैद है, फांसी है, समथिंग जो भी है। ठीक है, अब अगर वर्तमान में आप किसी की हत्या करते हैं तो आपको उन सजाओं में से कोई सजा हो सकती है। मान लीजिए एक दूसरा केस समझने की कोशिश करते हैं कि यह कोई प्रावधान ना हो कि आप किसी की हत्या ना करें लेकिन उसको अच्छे से कूट दें। ठीक है, मान लीजिए कि आपने कहा कि ठीक है, धारा 302 आपने बना दिया, किसी को मृत्युदंड हम मार नहीं सकते, किसी का जान नहीं ले सकते हैं, लेकिन किसी को कूट तो सकते ही है ना। इतना मारो कि मरे ना, जीवित रहे लेकिन पर्याप्त दर्द उसे हो। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई कानून नहीं है तो इस केस में उस व्यक्ति को आप सजा नहीं दे सकते हैं। हालांकि ऐसे केस के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाहर निकलिए किसी को कूट दीजिए, व्यवस्था है। धारा 307 उसके लिए है, यदि आप किसी को मारने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए भी सजा है। मैं बस इतना समझा रहा हूँ कि जिस दिन तक कोई अपराधी किसी नियम का उल्लंघन नहीं करता है तो उसे अपराधी नहीं माना जा सकता है। जैसे मान लीजिए अभी ये अपराध नहीं है कि शहर में रात में 1 बजे के बाद में निकलना है, तो मुझे पुलिस किसी भी वजह से रोक नहीं सकती। मान लीजिए मैं निकलता हूँ रात में, दिल्ली में निकलता हूँ, ठीक है, और कोई ऐसा नियम तो है नहीं कि रात में दिल्ली में 1 बजे के बाद निकलना अपराध है, और दिल्ली पुलिस हमको पकड़ लेकर कहाँ घूम रहे हो भैया, तो हम कह रहे कि हमारा पढ़ाई में रात में मन नहीं लग रहा है, अब पॉलिटी का भाषा समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा घूमने निकल गए कि हमारा दिमाग फ्रेश हो जाए। और दिया 2 चपेट लगा के, अच्छा रात में घूमते हो, कुछ गड़बड़ हो गया तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, क्योंकि आप अपराधी नहीं हैं, आपने कोई जुर्म नहीं किया है कि आप रात में 1 बजे निकले हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिस दिन आपने किसी विधि को नहीं तोड़ा है तो आप उस विधि के अधीन अपराधी नहीं हो सकते। चलिए आगे विषय वस्तु को देखते हैं। किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण अगर नहीं किया है तो वह उसके सस्ती या भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए किए जाने के लिए समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। ठीक है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि एक ही जुर्म के लिए एक से अधिक बार किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। आपने जोधा अकबर फिल्म देखा होगा। जोधा अकबर फिल्म में एक किरदार होता है जो अकबर को मारने की कोशिश करता है। उन्हीं के घर में से कोई होता है तो वो मारने की कोशिश करता है अकबर को। उसमें ऋतिक रोशन अकबर का भूमिका निभाते हैं। जब मारने आता है तो अकबर उससे बच जाते हैं, मार नहीं पाता है, और पुलिस को तुरंत आदेश देते हैं कि ऐसा है, इसको हमें मारने आया था तो इसकी सज़ा ये है कि इसको यहीं से नीचे फेंका जाए। ऊपर काफ़ी ऊंची बिल्डिंग में वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाए। जब पहली बार उसको फेंकते हैं तो वो मर जाता है, ऑलमोस्ट वो मर जाता है।
लेकिन फिर भी दोबारा ला करके उसको वहीं से फेंका जाता है कि भाई चूंकि राजा ने कहा है। अच्छा, जब किसी देश में राजतंत्र होता है या पुलिस स्टेट होता है कि सीधे लाज हैं और उन लाज से सीधे जनता को चलाना है, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अधिकार और इन सारी चीज़ों की अपेक्षा नहीं करते, जैसे चाइना में है। चाइना में बहुत सिंपल ला है कि भैया कमाओ खाओ और शांति में रहो, सरकार की तरफ उंगली मत करो, अगर उंगली किया तो उंगली घुमा के आपकी ही कर दिया जाएगा। तो चाइना का सिस्टम ये है। लेकिन इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में जो है जनता ही सरकार होती है, जैसा कि उसकी परिभाषा है। हालांकि ये परिभाषा वर्तमान परिस्थिति के अनुसार तो सही नहीं लगती है। तो व्यवस्था इसमें ये है कि किसी व्यक्ति को एक बार से अधिक एक ही अपराध के लिए सजा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने वहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि उसने एक अपराध किया और उसकी सजा वो थी, लेकिन उसको 2 बार दिया गया। लेकिन हमारे संविधान ने व्यवस्था किया है कि एक अपराध के लिए उसको एक से अधिक बार जो है सजा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, जैसे जब मैं हाई स्कूल में पढ़ा करता था तो मेरे सीट के 2-3 सीट पीछे एक लड़का बैठता था, तो आर्ट सब्जेक्ट के दिन नकल लेकर के आया था और नकल में पकड़ गया। बैच आया और बैच ने पकड़ लिया, जो देखने आते हैं सेंटर को चेक करने आते हैं। तो वहाँ का जो परीक्षा कंट्रोलर था उस स्कूल का, क्योंकि अगर कोई बच्चा नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसमें जो संस्था है उसकी भी बुराई होती है, क्योंकि उसका ही काम है जांच करना कि कोई नकल लेके ना आए। तो कंट्रोलर पहुँचते ही कुछ बैच से बात नहीं करता, उस लड़के को लगता है पीटने। और भरसक पिटाई करने के बाद में उसका नकल छीन लेता है। अब जो बैच आया था वो सोच रहा है कि भाई उसका जुर्म क्या है कि वो नकल लेके आया है जो परीक्षा में नहीं लाना था, उसके लिए उसको दंड मिल गया, भरसक पिटाई हो गई। अब अगर वो उस परीक्षा से उसे बाहर करता है तो ये कहीं ना कहीं उससे मौलिक अधिकार का हनन होगा और वो छूट जाता है। बाद में वो लड़का जाकर के कहता है कि गुरुजी बहुत पिटाई कर दी है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें बचा लिया है पीट करके। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप आसानी से इसको समझ पाएँ कि एक ही जुर्म के लिए आपको एक से ज़्यादा बार आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। यदि आपने किसी का कत्ल किया है तो आपको एक बार ही सज़ा होगी, ये नहीं कि बार बार आपको सज़ा होगी। ठीक है, तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो ये है, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब ये बात आपको थोड़ा सा समझनी है। आपने अमूमन फिल्मों में देखा होगा कि जब किसी गुंडे या बदमाश को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे ला करके जेल में उसकी कुटाई करती है और उसे पूछती है कि तुम कबूल करो कि तुमने क्या जुर्म किया है। अब जो व्यवस्था है संविधान में वो क्या कहता है कि किसी भी अपराधी को उसी के खिलाफ गवाह आप नहीं बना सकते। ठीक है, ऐसे में आप पुलिस की जिम्मेदारी ये है कि वह प्रूफ करे कि फला व्यक्ति जिसको पकड़ करके लाया है उसने कोई अपराध किया है। लेकिन पुलिस अपना काम तो करना चाहती नहीं है, तो कुटाई करना शुरू कर देती कि बताओ तुमने क्या गलत जो है ये कहाँ रखा है, वो सामान कहाँ रखा है, कल जब तुम वहाँ थे तो कैसे क्या किया। यानी कि कुल मिला करके वो सारा काम उस अपराधी से करवा लेना चाहती है, सारी जानकारी उससे निकाल लेना चाहती है। लेकिन नियम क्या है कि किसी को ये अधिकार नहीं है, इनफैक्ट कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि वो उस अपराधी से कहे कि आप अपने ही खिलाफ गवाही दो, आप अपने ही खिलाफ चीज़ों को बताओ कि जो है हमने ये किया है, और उसके बाद में सारा सबूत इकट्ठा करो। ये काम किसका है? सिस्टम का ये काम है। ठीक है, अगर किसी को किसी दोष में पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसकी जिम्मेदारी क्या है कि वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में सबमिट करे कि यह व्यक्ति इस दोष में शामिल है और इसलिए इसे गिरफ्तार किया गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो है कई बार पुलिस फंस जाते हैं इसी केस में। कोई जो है जब शिकायत होती है उसमें तो फंस जाते हैं, क्योंकि पुलिस कस्टडी में अगर कोई दबाव में जो है किसी ने कोई बयान दे दिया तो पहली बात तो कोर्ट में वो माना नहीं जाता है। दूसरी बात यह है अगर वो जा कर के शिकायत करता है कि हमको हमारे खुद के खिलाफ, यानी कि मेरे खुद के खिलाफ जो है गवाही देने के लिए
फला दरोगा साहब ने, फला एसओ साहब ने हमारी कुटाई की है, तो उस केस में उस पुलिस वाले पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है कि किसी व्यक्ति को उसी के खिलाफ आप अभियुक्त नहीं बना सकते हैं, वो जो है साक्षी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट अनुच्छेद 20 में दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं एक दोष सिद्धि के मामले में है। ठीक है, ये है आपका अनुच्छेद 20। अगली क्लास में तो हम अनुच्छेद 21 की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चर्चा हम करते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। अगली क्लास में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेते हैं, एक पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का जो है पूरा चर्चा किया गया है, लेकिन यहाँ पर 2 शब्द समूह है जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। एक है विधि की सम्यक प्रक्रिया और दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि की सम्यक प्रक्रिया की व्यवस्था अमेरिकी संविधान में है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्यवस्था भारतीय संविधान में है। अब इसकी विषय वस्तु को अगर थोड़ा सा जो है ऑपरेट करने की कोशिश करें, यानी कि उसको खोलने की कोशिश करें, तो ऐसे केस में हम ये पाएंगे कि जो विधि की सम्यक प्रक्रिया है वो थोड़ा ज़्यादा लिबरल है और रिजनेबल है, तार्किक है। कैसे? विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये कहा गया कि किसी जो है व्यक्ति को ये अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, या यह कहा गया कि किसी व्यक्ति को जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जीवन जीने का अधिकार का जो इंटरप्रिटेशन है वो जब कोई कानून संसद बनाएगी जिनमें जीवन जीने के अधिकार में थोड़ा सा भी कमी होता है, तो फट से कहेगा नहीं ये गलत बात है। संसद कोर्ट जाके कहेगी कि नहीं, हमने तो किसी को जीवन जीने के अधिकार से पूर्णतः वंचित नहीं किया है। लेकिन विधि के सम्यक प्रक्रिया का मतलब ये है कि वो उसकी विषय वस्तु की जांच करेगी कि जो आपने विधि बनाया, जो आपने कानून बनाया, उसका विषय वस्तु क्या है, क्या वो कहीं जो है थोड़ा बहुत या तनिक जो है इस वाद के खिलाफ है, इस व्यवस्था के खिलाफ है, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार है, तो उसे खारिज कर दिया जाएगा, यानी कि ज़्यादा लिबरल है। दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसे भारतीय संविधान ने अपनाया। इसमें क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कानून बना दिया गया, लिख दिया गया, तो वही माना जाएगा, यानी कि विषय वस्तु पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा, सीधे सीधे जो लिख दिया गया है वही कानून फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो ये अंतर है विधि की सम्यक प्रक्रिया में और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लेकिन मेनका गांधी के केस में, जिनमें गरिमापूर्ण जीवन के बाद को बाद में ऐड किया गया, मेनका गांधी के केस में लगभग भारतीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित कर दिया कि जो भारत की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसमें अंतर्निहित है विधि की सम्यक प्रक्रिया। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया कि जो व्यवस्थाएं अनुच्छेद 21 के तहत दी गई हैं, उसमें जब भी संसद कोई कानून बनाता है और उससे विधि से सम्मत कोई प्रक्रिया में कोई उल्लंघन होता है, तो उसके विषय वस्तु को भी देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो विधि की सम्यक प्रक्रिया है, इसका जांच जो है अब इसके तहत भी किया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के इसको भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको समझानी थी। अगली क्लास में हम विधिवत चर्चा करेंगे अनुच्छेद 21 की। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।